हेलो मनी 9। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आपके लिए हर शाम को 4 बजे लाइव लेकर आती हूं हेलो मनी 9, जिसमें हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, आपको अपने पैसों का कैसे ख्याल रखना चाहिए, कहाँ निवेश करें, किस तरह का रिटर्न आपको मिल सकता है, और अगर आप गोल बेस्ड प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपके उन गोल्स का भी हम ख्याल रखते हैं। लेकिन आज के शो में हम बात करने वाले एक अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स की, जिनको हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ETF। और हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ETF एक इस तरह की कैटेगरी रही है जिसमें हमने एक जबरदस्त इंटरेस्ट लोगों का बढ़ते हुए देखा है। कोविड के बाद ETF ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, निवेशकों का भरोसा ऐसा जीता है कि पैसिव फंडों का जो AUM था, जो 2019 में केवल 1.85 लाख करोड़ का था, वो 2022 के खत्म होते होते 6.3 लाख करोड़ रुपए का हो चुका था। तो इस टाइम पीरियड में सालाना 30% से ज्यादा की ग्रोथ हमने ETF के पूरे मार्केट में देखी है। लेकिन अभी एक हल्का सा ब्लिप नजर आया है। जो पैसिव फंड्स का जो AUM का ग्रोथ है वो 18% रहा है, और वहीं इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है वो 23% के आसपास रहा है। तो इसीलिए अभी क्यों ETF में इस समय इस तरह का एक हमें डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल से ये लगातार भाग रहे थे। एक और खबर जिसका इम्पैक्ट इस पर पड़ा है वो ये हो सकता है कि EPFO ने भी अपने निवेश को ETF से कम किया है। तो ये ETF काम कैसे करते हैं, किस तरह के निवेशकों को ETF चुनना चाहिए, और अभी जो हम एक देख रहे हैं कि ये अपनी सांस थामने की कोशिश कर रहा है 10 साल तक लगातार भागने के बाद, इसके पीछे क्या वजह है कि आपको इससे घबराना चाहिए, इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं मृण अग्रवाल, डायरेक्टर हैं फिनसेफ की। थैंक यू सो मच मृण, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। इट्स ऑलवेज लवली टू टॉक टू यू। इनफैक्ट सिर्फ मैं नहीं, आप भी मृण से बात कर सकते हैं, यानी कि अगर आप मृण अग्रवाल से भी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर, ETFs पर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो ऐसे भेजिए अपने सवाल, हम लाइव वो पुट अप करेंगे मृण के सामने। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311121874 पर, आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। यूट्यूब पर लाइव दिख रहे हैं तो राइट हैंड में चैट बॉक्स पर आप अपने सवाल लिख सकते हैं। अगर आप इंस्टा पर जुड़े हैं, क्योंकि आजकल हम इसे इंस्टा पर लाइव कर रहे हैं, तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। जो भी आपका सवाल है निवेश से जुड़ा हुआ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम मृण के सामने रखें, और जब सवाल लिखें तो आप जितने डिटेल में लिखेंगे मृण के लिए आसानी हो कि उस सवाल को समझकर आपको जवाब देने की। वैसे वो पोर्टफोलियो जिन लोगों ने हमें पहले व्हाट्सएप पर भेजा हुआ है, उन सवालों को भी आज मैं शामिल करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच मृण, आज आपने वक्त निकाला। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये मैं सबसे बेसिक सवाल, ये क्या होते हैं? मतलब इनके नाम से जो मुझे समझ आ रहा है, ये एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले फंड हैं। क्या, कैसे काम करते हैं, ये किस तरह का निवेश, अगर हम इसमें निवेश कर रहे हैं तो हम कहाँ निवेश कर रहे होते हैं? इक्विटी में कर रहे हैं, डेट में कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं? क्या होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स? तो नमस्ते प्रियंका। अब ETF के बारे में अगर हम बात करें तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं। कॉमन चीज ये होती है कि उनका एक अंडरलाइंग होता है, या तो वो इक्विटी है, या वो डेट में भी हो सकता है, या वो गोल्ड में भी हो सकता है। तो अगर हम इक्विटी में देखें, इसमें क्या होता है ना कि एक बेंचमार्क है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स हुआ, या निफ्टी मिड कैप 150, ऐसा कोई इंडेक्स ये ETF फॉलो करता है। तो इसमें एक्चुअली फंड मैनेजर का स्टॉक पिकिंग का कोई रोल नहीं रहता है। जो फंड मैनेजर का काम रहता है वो ये है कि जो इंडेक्स ऑलरेडी है, जैसे निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, वो उसी को रेप्लिकेट करेंगे। और ये बहुत आसान तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ये आप अपने ब्रोकिंग डीमैट अकाउंट के जरिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात, अगर आप देखें पूरी दुनिया में ETFs छाए हुए हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत लो कॉस्ट रहते हैं। जो एक्टिवली मैनेज फंड्स के कंपैरिजन में, दीज आर कॉल्ड पैसिवली मैनेज फंड्स, एंड दे आर वेरी वेरी लो कॉस्ट। सो इसमें यही कन्वीनियंस है इन्वेस्टर को कि इतने सारी फंड कैटेगरीज हैं, जैसे इक्विटी में 8 फंड कैटेगरीज हैं, डेट में 16 फंड कैटेगरीज हैं। इन सब में से एक फंड को चुनना बहुत मुश्किल होता है आम निवेशक के लिए। तो ये जो ETFs होते हैं, ये एक इंडेक्स को फॉलो कर सकते हैं, और आप बेसिकली उस इंडेक्स में फिर निवेश कर रहे हैं। ओके, सो इट्स लाइक जो 2 कीवर्ड्स मैं पिक कर रही हूँ,
कि ये पैसिव इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है, ये पैसिव इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स का हिस्सा है क्योंकि ये एक इंडेक्स को फॉलो करेगा। दूसरा, आपने कहा डीमैट की ज़रूरत होती है। सो अगर इसके लिए डीमैट चाहिए तो क्या ये तब भी आप इसे म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी कहेंगे? डीमैट क्यों चाहिए होता है? क्योंकि एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहा है, विच आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द हाँ, नेम। पर मुझे ये समझाइए कि जब हम कहेंगे एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है और आपको डीमैट चाहिए, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है, क्या रोज उसके प्राइसेस जो है वो ऊपर नीचे जाएंगे? हाउ डू आई अंडरस्टैंड इट एज एन इन्वेस्टर? बिल्कुल। इसमें इसमें रियल टाइम बेसिस पर आपको प्राइसेस मिलते हैं। ओके। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल डीमैट अकाउंट नहीं है, या आप ऐसे नहीं खरीदना चाह रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू भी खरीद सकते हैं, बट उसको इंडेक्स फंड कहते हैं। एंड उसमें एक ही एनएवी आता है। बट अगर आप ईटीएफ को देखेंगे तो उसमें जैसे शेयर्स में रियल टाइम प्राइसेस होते हैं, वैसे ही ईटीएफ का भी रियल टाइम एनएवी होता है। ओके, ऑल राइट। और इसमें किस तरह के इन्वेस्टर्स को आप निवेश करने की सलाह देती हैं? मेरे पूरे पोर्टफोलियो में इसका हिस्सा कितना होना चाहिए? शुड आई गो फॉर एन इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ? अगर मैं इंडेक्स फंड वर्सेस ईटीएफ पूछूं तो क्या फर्क होता है और किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये सही निवेश है ईटीएफ? देखिए, सभी इन्वेस्टर्स के लिए ईटीएफ सही निवेश है। कोई भी ये खरीद सकता है अपना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से। और जो ईटीएफ एंड इंडेक्स में फर्क यही है कि ईटीएफ इज स्लाइटली लोअर कॉस्ट कंपेयर टू द इंडेक्स फंड, and in index fund you're dealing with the fund house, whereas in the ETF you're doing it on the exchange, you're doing it through your broking account. So that's what the real difference between the two is. And as I said कि NAV इंडेक्स फंड में एंड ऑफ द डे NAV जैसे दूसरे फंड्स में आता है वैसे ही आता है, whereas ETF रियल टाइम बेसिस पर होता है। अब कितना एलोकेशन होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनकी क्या इन्वेस्टमेंट पीरियड है, और मतलब आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना एलोकेशन करेंगे। बट सभी को अपने पोर्टफोलियो में एक ईटीएफ की जरूरत है। ओके। तो क्या ये आपको वरी करता है कि ईटीएफ की एओएम ग्रोथ जो है वो अभी जो रही है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, उसमें ओवरऑल के मुकाबले थोड़ा सा इसमें एक डाउन फॉल दिख रहा है? क्या डज दिस वरी यू? क्या इन्वेस्टर्स इससे अब दूर हुए हैं? मेरे ख्याल से क्या हुआ है कि एक तो ईपीएफओ से कम फ्लोज आए हैं, और दूसरी बात ये है कि अगर हम लास्ट फ्यू मंथ्स का देखेंगे तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जैसे बढ़ोतरी हो रही है, और जैसे मिड एक्टिवली मैनेज मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स का परफॉर्मेंस है, मेरा ये मानना है कि शायद इन्वेस्टर्स का फोकस वहां हो, इसीलिए थोड़ा ईटीएफ में कम हो गया होगा। एक और बात है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो हैं वो ETFs को एक्चुअली दे इक्वेटेड टू लार्ज कैप इंडाइसेस। आई मीन इंडिया में बहुत सारे इंडाइसेस हैं, जैसे निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी मिड कैप 250, सॉरी निफ्टी स्मॉल कैप 250, लॉट ऑफ फैक्टर इंडाइसेस। बट मोस्ट पीपल इक्वेट ETF investing by buying a big index, right? So maybe there was not that much of interest in large cap ETFs because mid caps and small caps were overperforming. एंड ऑनेस्टली ये इतना मुझे वरी नहीं करता है, मतलब इतना कुछ कंसर्न की बात नहीं है अगर ईटीएफ में थोड़े फ्लोज कम हो गए हों। ओके। अब रिटर्न की बात करें, क्योंकि जो भी ईटीएफ में निवेश करना चाह रहे होंगे तो उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे कि इस पर रिटर्न किस तरह का रहा है, परफॉर्मेंस कैसी रहती है, हम इसे कैसे आंकेंगे इनके परफॉर्मेंस को? अब देखिए, अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो अगर हम देखेंगे कि जो एक्टिवली मैनेज मिड कैप फंड्स हैं, अगर हम 7 ईयर रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं ओवर अ 10 ईयर पीरियड, दिस इज अ बिट ऑफ अ टेक्निकल नंबर, बट रोलिंग रिटर्न्स जो होते हैं वो मतलब देर अ better way to assess performance, right? Because they are seeing on a daily basis, in 7 year periods, what has been the return, and then they're averaging it out. तो अगर हम देखते हैं तो अगर हम एक्टिवली मैनेज मिड कैप कैटेगरी का परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये करीब 15%, 15.5% पर एनम रहा है। बट अगर हम इंडेक्स का परफॉर्मेंस देखते हैं, इट्स बीन अराउंड 17%। But small cap may it's the other way around. The actively managed funds have given around 18% return, whereas the benchmark, which is Nifty Small Cap 250, has given around 14% return, right? So
एसेंशियली अगर हम लॉन्गर टर्म बेसिस पे देख रहे हैं, देन लार्ज कैप एंड मिड कैप में अगर हम कैटेगरी का मुकाबला कर रहे हैं इंडेक्स के अगेंस्ट, देयर हैज बीन सम अंडर परफॉर्मेंस, बट इन स्मॉल कैप एक्टिवली मैनेज फंड हैव ओवर परफॉर्म। बट दैट सेड, ऐसा नहीं है कि हर समय जो है वो ईटीएफ ही आउट परफॉर्म करेगा एक्टिव मैनेजमेंट को। विद इन द कैटेगरी काफी सारे फंड्स हैं बिटवीन लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप, जिसमें एक्टिवली मैनेज फंड्स भी बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। तो मतलब रिटर्न तो ऑफ कोर्स इंडेक्स के हिसाब से ही होगा ईटीएफ में, बट काफी लोगों का ये मानना है कि ईटीएफ में ही ज्यादा रिटर्न आएगा। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि बस ईटीएफ में ही ज्यादा रिटर्न आएगा। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हमेशा रहता है कि आप एक्टिव भी रखिए अपने पोर्टफोलियो में, पैसिव भी रखिए। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो मिराई एसेट ने यूगॉव के साथ निकाली है, डिकोडिंग ईटीएफ परसेप्शन। अब बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब उन्होंने 15 सिटीज़ में ये सर्वे किया तो पाया है कि जो टियर 2 सिटीज है वहां पर ईटीएफ में निवेश, उसको लेकर के रुचि और यंगर लॉट में ईटीएफ को लेकर के काफी जो है इंटरेस्ट नजर आ रहा है। आप भी क्या इस तरह के ट्रेंड को कैच अप कर रही हैं जहां आपको दिख रहा है कि टियर 2 सिटीज में ईटीएफ को लेकर अब लोग समझ रहे हैं, निवेश करना चाह रहे हैं, एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? एक्चुअली हम ये देखते हैं कि ईटीएफ्स में बहुत इंटरेस्ट है, अवेयरनेस भी काफ़ी बढ़ गई है लोगों के बीच में। एंड जो यंगर पॉपुलेशंस हैं उनको ऑफ कोर्स दे प्रिफर टू डू एवरीथिंग ऑनलाइन एंड दे फाइंड ईटीएफ इन्वेस्टिंग वेरी इजी टू डू। So I think this is some of the reasons why you see the younger population is actually preferring ETFs. But मेरा ये भी मानना है कि अभी भी हमें बहुत काम करना है लोगों को समझाने के लिए ईटीएफ के बारे में, क्योंकि एक चीज जो मैंने रिपोर्ट में देखी उसमें मैंने देखा कि ज्यादातर लोग जो निवेश करते हैं वो 5 साल से कम के लिए करते हैं। एंड जैसा कि आपके शो में भी बहुत बार मैंने बोला है कि इक्विटी में निवेश आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि ईटीएफ का अडॉप्शन रेट इंक्रीज हो रहा है अक्रॉस इंडिया, ये बहुत अच्छी बात है। बट आई थिंक थोड़ी अवेयरनेस हमें बढ़ानी पड़ेगी इसके बारे में। राइट, आई थिंक पूरी इंडस्ट्री इस बारे में अभी बात कर रही है, म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री के लोग ज्यादा समय तक नहीं टिक रहे। एक एवरेज जब निकाला गया तो देखा गया कि 2 साल के बाद पैसा निकाल ले रहे हैं, और आपको जब आप इक्विटी से जुड़े निवेश करते हैं 5 साल तक बने रहना बहुत जरूरी है। वन क्वेश्चन ऑन ईटीएफ, दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन, फिर हम अपने व्यूअर के क्वेश्चन लेंगे। तो मैं आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ, जो लोग हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए, प्लीज आप सवाल अपने भेजिए हमारे कॉमेंट बॉक्स पर। आई एम वॉचिंग इट, अभी मुझे सिर्फ एक अतुल सिंह का सवाल दिख रहा है और अतुल जी भी पूछ रहे हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो अतुल जी प्लीज म्यूचुअल फंड पर कोई सवाल हो तो पूछेगा। अब मुझे ये बहुत ही इसेंशियल सवाल ये है कि ईटीएफ में हम किस तरह से निवेश कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता हम सिप नहीं कर सकते, इसमें केवल हम लमसम निवेश करते हैं। हाँ, इसमें सिप नहीं कर सकते हैं। ओके, सो एक लमसम निवेश आप करेंगे। सो आई मीन, is it like what could be the frequency? If I want to put in some money every month, do I do that, or I put it once and then I have to sort of pick another ETF, या फिर ये न्यू बाइंग होगी, क्या होता है, कैसे वर्क करता है ये? देखिए, जैसे काफी लोग शेयर में भी एसआईपी करते हैं ना, कि वो हर महीने कुछ अमाउंट खरीदते हैं, वैसे ही आपको भी करना पड़ेगा। और अगेन मैं यही कहूंगी कि अगर आप ईटीएस में भी निवेश कर रहे हैं, इट्स पैसिव इन्वेस्टिंग, इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो यू नीड टू हैव लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एक्सपोजर टू ऑल द 3 इंडाइसेस। एंड कितना एक्सपोजर रहेगा ये तो ऑफ कोर्स आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से एक्सपोजर रहेगा। बट तो सबसे पहले ये बात है, और सेकंड ये बात है कि हर महीने आपको इसमें आप निवेश कर सकते हैं। ओके, लेकिन वो जैसे हम सिप कर देते हैं और बैंक को मैंडेट दे देते हैं इस चीज का, वैसा ईटीएफ में आप निवेश नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, आपको हर बार एक नई खरीद आपकी वो मानी जाएगी, आपको लमसम निवेश ही आप इसमें कर पाते हैं। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। और पहला सवाल मैं लूंगी जो हमारे पास व्हाट्सएप पे रमेश कुमार जी का देहरादून से आया था। रमेश कह रहे हैं कि मैं 5,000 रुपए की सिप शुरू करना चाहता हूँ, और इनका गोल है कि ये अपने पेरेंट्स को यूरोप टूर पे भेजना चाहते हैं और उसी के लिए ये फंड इकट्ठा करना चाहते हैं। क्या 5,000 की सिप अगर ये करते रहेंगे तो ये गोल अचीव कर पाएंगे? और कुछ मिड कैप फंड्स के बारे में भी आपसे पूछ रहे हैं कि कुछ बताइए जहां इन्हें निवेश करना चाहिए। सो 5,000 की सिप इन मिड कैप फंड्स, गोल है पेरेंट्स को एक फॉरेन ट्रिप पर भेजना। देखिए, मैंने एक्सपेंडिचर लिया है करीब 10 लाख रुपए,
और मैंने ये गोल लिया है कि आप 10 साल में जाएंगे, तो उस हिसाब से आपको महीने के 8,670 इन्वेस्ट करना है। इसमें हमने इन्फ्लेशन एज्यूम किया है 6% एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने एज्यूम किया है 10%, राइट। ऑफ कोर्स अगर आपको ये 5 साल में करना है तो आपको महीने के 17,000 रुपए डालने पड़ेंगे, राइट। तो ये बहुत जरूरी है, हम हर समय ध्यान रखें कि इन्फ्लेशन तो रहेगा ही, तो मतलब जो भी हमारे गोल की वैल्यू है अभी वो तो बढ़ ही जाएगी फ्यूचर में। अब आपने मिड कैप फंड्स के बारे में पूछा है, तो अगर मैं हर समय जैसे कि मैंने रोलिंग रिटर्न्स के बारे में ऑलरेडी बात की थी। हम लोग जब म्यूचुअल फंड्स को एसेस करते हैं तो हम रोलिंग रिटर्न्स को देखते हैं, और अगर हम लॉन्ग एंड दैट गिव्स एन आइडिया ऑफ लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। सो उसके हिसाब से मेरा रिकमेंडेशन रहेंगे कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एक्सिस मिड कैप एंड मेरे मिड कैप। ओके, सो रिकमेंडेशन आपको ब्रिंड ने दे दी है मिड कैप की, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ब्रिंड ने जैसे कैलकुलेट करके आपको रमेश बताया है कि अगर आप 10 साल का समय रखते हैं तो आपको ये 5,000 रुपए की सिप से काम नहीं बनने वाला है, आपको 8,670 रुपए की सिप करनी होगी भाई। और अगर आपके पास कम समय यानी 5 साल का समय, क्योंकि आपने क्लियरली हमें अपना टाइम होराइजन नहीं दिया था, तो 17,000 रुपए की सिप से ही बात बनेगी अगर आप एक फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, आपको सिप की अमाउंट बढ़ाने की ज़रूरत है, अपना गोल आप कब अचीव करना चाहते हैं, और मिड कैप की रिकमेंडेशन मृण के जवाब में है। पूनम यादव का अगला सवाल लेकर आते हैं। पूनम कह रही हैं कि जनवरी 2021 से निवेश ये कर रही हैं और इनके पोर्टफोलियो में अभी है कैनेरा रोबेको ब्लू चिप जिसमें 2,000 रुपए की सिप कर रही हैं, कैनेरा रोबेको के स्मॉल कैप में ये 2,000 रुपए की सिप कर रही हैं, टाटा डिजिटल फंड में 1,500 रुपए की सिप कर रही हैं, और मिड कैप में 8,000 की सिप का नया इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। ओके, मिड कैप में ये शुरू करना चाहती हैं, 8,000 रुपीज़ का निवेश करना चाहती हैं। कंफ्यूज हैं कि एसबीआई मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इंडेक्स में 4,000 रुपए निवेश करना सही रहेगा या नहीं, आपको क्या लगता है? ये दो ऑप्शंस जो हैं जिनको ये आपकी राय चाहती हैं। तो अगर आपके पास दो कैनरा रोबेको के फंड्स हैं, एक ब्लू चिप और एक स्मॉल कैप, इसमें करीब जो ओवरलैप है, मतलब जो कॉमन स्टॉक्स हैं दोनों में, करीब 17% के आसपास है। एक और बात होती है कि एक ही फंड हाउस से अगर हम फंड्स लेते हैं तो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट वगैरह भी वैसा ही रहता है। अभी के लिए ठीक है, आप इसमें बने रहें। जो ये टाटा डिजिटल फंड है इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो इसीलिए क्योंकि ये एक थीमेटिक फंड है, और थीमेटिक फंड्स में प्रॉब्लम क्या है ना कि ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, एंड द थीम नीड्स टू वर्कआउट। ऑफ कोर्स अभी आप अच्छा प्रदर्शन देख सकती होंगी, बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ज्यादा डाइवर्सिफाइड फंड्स पसंद हैं। तो मेरा ये मानना रहेगा कि इसमें से आप एग्जिट कर लें। अब आपने मिड कैप इंडेक्स फंड के बारे में पूछा है, तो मिड कैप इंडेक्स फंड के लिए हमें दो तीन चीजें देखनी पड़ती हैं। हमें देखना पड़ता है कि इसका ट्रैकिंग एरर क्या है, ट्रैकिंग डिफरेंस क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, और उस हिसाब से मुझे एक्चुअली आईसीआईसीआई मिड कैप 150 फंड अच्छा लगता है। तो आप आईसीआईसीआई के बारे में सोच सकती हैं, और आप एसबीआई के बारे में सोच सकती हैं, ये दो फंड्स के बारे में सोच सकती हैं। और अगर आपको एक्टिवली मैनेज्ड मिड कैप फंड चाहिए तो ऑफ कोर्स कोटक इमर्जिंग इक्विटी एंड मेरे मिड कैप, दीज आर माय टू फेवरेट्स। ओके, ऑल राइट। सो लेकिन हाँ, जो सीरियसली पूनम जी आपको एक बदलाव जो यहाँ करने की ज़रूरत है वो है कैनेरा के दो, आपके पास एक कैनेरा रोबेको ब्लू चिप है, कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है, और कह रही बहुत ओवरलैप हो रहा है ये आपके पूरे पोर्टफोलियो में। सो इसको देखिएगा, मिड कैप में आपको मिड ने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उन पर ज़रूर नज़र डालिएगा। अगला सवाल वाणी श्रीधर का लेते हैं। वाणी ने हमें बताया कि इनकी सैलरी जो है 1,20,000 रुपये है। ये क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 5,000 रुपये का निवेश कर रही हैं, ईडलवाइज के स्मॉल कैप फंड में 8,000 का निवेश कर रही हैं, आदित्य बिरला के डिजिटल इंडिया फंड में 4,000 का निवेश है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के कमोडिटीज़ फंड में 4,000 रुपये की सिप कर रही हैं। अगर इनमें से किसी को ये बंद करना चाहती हैं तो कहाँ करें, और कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए आप कोई फंड इन्हें सुझा सकती हैं? 2 लाख रुपए तक का ये इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, लमसम निवेश। तो जैसे कि मैंने पहले क्वेरी के लिए भी बताया कि मुझे ये थीमेटिक फंड्स बिल्कुल पसंद नहीं है,
तो जैसे ये आदित्य बिरला डिजिटल फंड हुआ या क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हुआ, जो एक बिल्कुल सेक्टर फंड है, राइट? सो प्रॉब्लम इन ऑल दीज फंड्स इज दैट इनमें बहुत कंसंट्रेशन होता है। और एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी बेस्ट स्टॉक्स होंगे इन सेक्टर्स या थीम से, वो वैसे भी जो मोर डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं उसमें ऑलरेडी रहेंगे। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर तभी लेना चाहिए अगर हम सोचते हैं कि ये सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा या ये थीम बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगी। तो हमें ऐसे सब फंड्स लेने चाहिए। और इसमें ना ऐसा नहीं है कि बस डाल के छोड़ दें, मतलब थोड़ा आपको इसका एग्जिट के बारे में भी थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, जो काफी मुश्किल रहता है। तो मेरे ख्याल से तो ये दो फंड आपको एग्जिट करने चाहिए। अब आपने कहा कि आपको लमसम में 2 लाख रुपए का निवेश करना चाहिए, करना है। बट जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि फंड्स तो मैं रेकमेंड कर दूंगी, बट मेन चीज जो है कि अभी जब आप इन्वेस्ट कर रही हैं, जब मार्केट इतना बढ़ा हुआ है, यस हम लोग मार्केट टाइम नहीं कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में है वो ये है कि हम कितने समय तक ये निवेश रख सकते हैं। तो अगर आप एटलीस्ट 10 साल के लिए निवेश कर सकती हैं, तभी ही आप इक्विटी में निवेश कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफी बढ़ गया है, वैल्यूएशंस काफी हाई हैं और मार्केट काफी वॉलेटाइल रह सकता है। तो आई विल ऑलवेज रेकमेंड पीपीएफएस, फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी एंड आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इक्विटी फंड। बट आपको अपने टाइम पीरियड का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ओके फाइन, चलिए कुछ सवाल लाइव जो आ रहे हैं इमरन वो लेते हैं। और ये मैं सबसे पहले पिक करती हूँ सुब्रतो का सवाल, सुब्रतो सामंता। ये जो है 30,000 रुपये हर महीने निवेश करना चाहते हैं 20 साल के लिए, और कोई इनके पास ऐसा कोई टारगेट नहीं है, पर उम्मीद रख रहे हैं कि 2 करोड़ तक अगर ये इकट्ठा कर सके। एंड आई वांट टू डाइवर्सिफाई माय इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट म्यूचुअल फंड। रिटायरमेंट जो है इनका नज़रिया है, और 20 साल 2 करोड़ तक इकट्ठा हो जाए। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, 30,000 रुपए कहाँ लगाने चाहिए सुब्रतो को? तो सबसे पहले अगेन अगर हम देखेंगे कि 2 करोड़ रुपए आपको 20 साल में जमा करने हैं, तो इसका फ्यूचर वैल्यू करीब 6 करोड़ हो जाता है। और इसके लिए करीब आपको 65,000 रुपीज महीने के इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो तो एक तो ये है। दूसरा, सिंस आपका 20 साल का टाइम पीरियड है, आई वुड सजेस्ट कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर लीजिए, बिकॉज आपके पास टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। एंड अगर हम जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि अगर हम रोलिंग रिटर्न्स को भी देखते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस में, तो स्मॉल कैप के रोलिंग रिटर्न्स बहुत हाई हैं, करीब 18% हैं, राइट? अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आगे भी जाकर आपको 20 साल में 18% मिल जाएगा, बट मैं यही कह रही हूँ कि यही आशंका है कि स्मॉल कैप्स में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड्स जो हैं, इसमें काफी फंड फंड मैनेजर्स की वजह से काफी अल्फा भी हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट कि यू लुक एट निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप, एंड ऑफ कोर्स इन द मिड कैप कोटक एंड एक्सिस आर माय टू बेट्स। ओके, वैसे सुब्रतो ने एक एक क्वेश्चन ये भी ऐड किया था कि उन्हें पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप बहुत पसंद है। आप इससे ठीक पहले एक व्यूअर को बोल रही थी, तो क्या इनके जैसे लोग जो 20 साल के नजरिए से निवेश करें, आप फ्लेक्सी कैप पराग पारिक का इन्हें सजेस्ट करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सजेस्ट करूंगी पराग पारिक में भी डालिए थोड़े से पैसे। इट्स अ वेरी गुड फंड, मेरा बिल्कुल नंबर 1 पर्सनल फेवरेट है। ओके, ऑल राइट। सो सुब्रतो, बिल्कुल आप सही चीज़ आपको पसंद आ रही है, इमरन को भी वही पसंद है। एक फ्लेक्सी कैप जो है वो आपको बहुत एक तरह से आपको जिस तरह से वो डाइवर्सिफाई करता है आपके इन्वेस्टमेंट को, ये मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड सारे एक्सपर्ट इसीलिए फ्लेक्सी कैप्स के फैन हैं। धर्मेंद्र जी का सवाल लेती हूँ। नमस्ते धर्मेंद्र जी, मैंने आपका सवाल पिछले हफ्ते भी पूरा जैसा था वैसा लिया था, शुक्रिया, आज भी आप जुड़े हुए हैं। तो धर्मेंद्र पूछ रहे हैं, डेट फंड और बैफ के अलावा प्योर इक्विटी फंड कितना होना चाहिए किसी के पोर्टफोलियो में? अभी इनके पास 2 डेट फंड हैं और 4 बैफ में इनका निवेश है, इसके अलावा 9 इक्विटी फंड है। तो क्या इन्हें कुछ रिमूव करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो से? बिल्कुल, आपके पास बहुत ज्यादा फंड्स हैं और ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिटर्न नहीं बढ़ता है, इनफैक्ट रिटर्न घटता है। तो सबसे पहले 2 डेट फंड ठीक हैं, बट आई डोंट नो कौन सी कैटेगरी है डेट फंड की, वो देखना पड़ेगा।
दूसरी, आपने कहा कि आपके पास 4 बैफ हैं। ऑनेस्टली 2 बैफ से ऊपर आपको जरूरत नहीं है। और तीसरी बात जो आपने कही कि आपके पास 9 इक्विटी फंड्स हैं, तो अगेन 9 इक्विटी फंड्स इज टू मच। आपको बस 4-5 की जरूरत है। और क्योंकि आपका पोर्टफोलियो हमारे पास नहीं है, हम ये नहीं बता सकते हैं कि आपको कौन सा एग्जिट करना चाहिए। अब जो आप एलोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, ये बिल्कुल डिपेंडेंट रहता है आपके गोल्स के ऊपर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सारे गोल्स 3 साल में हैं, तो आपको बिल्कुल भी इक्विटी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 3 साल में इक्विटी बहुत वॉलेटाइल हो सकता है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, then you can look at a combination, but everything is dependent upon what are your financial goals and what is the risk that you want to take for those financial goals. ओके, सो 9 इक्विटी बहुत ज़्यादा है धर्मेंद्र जी, इसका ख्याल रखिए और गोल्स के हिसाब से आपको स्कीम चुनना चाहिए। एक हमेशा ना मंजिल पता होनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब हम कार लेके निकलते हैं, हमें पता होता है हमें कहाँ जाना है, नहीं पता होगा तो हम यहीं इधर उधर घूमते रहेंगे। सो वही इसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग में गोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मृण, एक सवाल लेते हैं अतुल जी का। अतुल सिंह का ये लाइव क्वेश्चन है कि कोटक इमेजिंग फंड के फंड मैनेजर चेंज हो गए हैं, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए इसमें। एंड हमको लगता है जब भी फंड मैनेजर चेंजेस होते हैं तो इन्वेस्टर्स का ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आता है अलग अलग फंड्स पर। आप क्या कहेंगे इन्हें? आई डोंट थिंक कि अभी हमें कुछ करना चाहिए। अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए कि फंड का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। फंड मैनेजमेंट में काफी सारे चेंजेस आ गए हैं। इट इज नाउ प्रोसेस ओवर पीपल। All funds have very detailed processes on how they do the investments. तो and the idea and the reason is कि they should not be fund manager bias, right? So I think अभी हमें वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। ओके फाइन, सो वेट एंड वॉच। अभी आपको तुरंत जो है कोई एक्शन नहीं लेना है। कभी कभी जो है कुछ नहीं करना भी बहुत अच्छा रहता है। सो दैट्स व्हाट यू शुड बी डूइंग राइट नाउ। अतुल जी, थोड़ा देखिए, वॉच कीजिए और उसके बाद आप ये डिसीजन जो है फिर से पूछेगा हमारे शो में। विशाल का सवाल लेते हैं। ये मेरा फेवरेट सवाल है क्योंकि मुझे लगता है ऐसे लोग जो है ना, ये जो है आगे जा कर के वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इनकी उम्र है 20 ईयर्स, ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचूं अभी या नहीं, यानी 20 साल में इन्हें करना चाहिए शुरुआत या नहीं मृण? बिल्कुल, बहुत अच्छी उम्र है। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बिकॉज रिमेम्बर कि हम जो कंपाउंडिंग के बारे में जो बात करते हैं, उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है दैट इज टाइम। एंड इफ यू हैव टाइम ऑन योर साइड, देन कंपाउंडिंग विल वर्क इन योर फेवर। तो आपको बिल्कुल निवेश शुरू करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बोलूंगी कि अब आजकल काफी सारे लोग स्टॉक टिप दे रहे हैं। अब मार्केट इतना बढ़ा हुआ है, तो ऐसे मार्केट्स में हर समय लोग कहते हैं अरे मैंने तो इसमें 30% बनाया, और फिर आपको लगता है अरे हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हमने कुछ पैसे ही नहीं बनाए हैं। तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज डू नॉट फॉल फॉर स्टॉक टिप्स, प्लीज डू नॉट गो विद फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स। एंड थर्ड थिंग, एफएनओ से आप दूर ही रहिए। सेबी की खुद की रिपोर्ट है कि मोर देन 90% ऑफ पीपल डू नॉट मेक मनी इन एफएनओ एंड दिस ट्रेडिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। प्लीज स्टिक विद म्यूचुअल फंड्स। एंड 20 ईयर्स के हैं आप, बिल्कुल जितने जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा। एक पोर्टफोलियो पे रखना चाहूँगी जोगेश्वर बाजपेयी जी का, जिन्होंने हमें ईमेल से भेजा था ये सवाल। आई होप जोगेश्वर जी आप ये शो देख रहे हो। ये अपनी वाइफ के बिहाफ पर सवाल पूछ रहे हैं, और इनकी वाइफ जो है 2020 से निवेश कर रही है, और इनके पोर्टफोलियो में है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, HDFC का फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको का इमर्जिंग फंड, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप, कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड, ICICI का वैल्यू डिस्कवरी फंड, निपॉन इंडिया का वैल्यू फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया का फोकस्ड फंड है, और SBI कॉन्ट्रा है। 2,000 रुपए की ये सिप कर रही हैं। 9 फंड्स हैं और 15 साल का नजरिया है। किस तरह के बदलाव आप सजेस्ट करेंगी? 2,000 रुपए के 9 सिप कर रहे हैं। तो देखिए, आपके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड हैं, PPFAS एंड HDFC, जिसमें स्टॉक ओवरलैप है 26%। सो आई विल से बिटवीन PPFAS एंड HDFC मेरा तो प्रेफरेंस PPFAS के लिए ही होगा। दूसरा, निपॉन एंड ICICI वैल्यू में करीब 40% का ओवरलैप है।
अगेन मेरा प्रेफरेंस इसमें रहेगा आईसीआईसीआई वैल्यू, राइट। सो मैं ये कह रही हूँ कि जो एचडीएफसी और जो निपॉन है, इसमें आप एग्जिट कर जाइए और जो भी अमाउंट है वो ये ऑल्टरनेट फंड्स में डाल दीजिए। SBI Contra is okay. Now you have a large and mid cap. I think again, I would say that it is better that you get into a mid cap because you know ये large cap exposure already आपके पास flexi cap fund में आ रहा है. So hence I will say कि थोड़ा आप mid cap में भी focus कीजिए. And Franklin Focused Fund is a good fund. इसका प्रदर्शन अच्छा रहा है. But again, remember कि it's a very highly concentrated fund. राइट। सो आई फील कि थोड़ा सा आपको मिड कैप में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। ओके, मिड कैप में एक्सपोजर बढ़ाइए। ओके, एक सवाल जो हमारे पास एक लाइव पोर्टफोलियो आया है और एक मार्केट के मूड पर भी एक सवाल ये है कि अभी जो है क्या क्रेडिट रिस्क फंड, क्या ये सही टाइम होगा? आज के दिन तो खैर मार्केट गिरे हैं, पर जनरली जो हमने ओवरऑल ऑलमोस्ट एक हफ्ते से एक यूफोरिया बाजार में हम देख रहे हैं। सो क्या क्रेडिट रिस्क फंड, ऋषिकेश जी का ये सवाल है, यू थिंक ये सही टाइम होगा इसमें निवेश करने का? तो सबसे पहले जो क्रेडिट रिस्क फंड है वो एक डेट फंड है, इसका इक्विटी मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है, राइट। जो क्रेडिट रिस्क फंड है वो बेसिकली लोअर क्वालिटी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आपको हायर इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप दूसरे सब फंड कैटेगरीज के हिसाब से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो जो ये क्रेडिट रिस्क फंड्स है उसमें आपको रिटर्न्स थोड़े से हायर मिलते हैं, बट रिस्क इज ऑल्सो मच हायर। नाउ इज इट गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन क्रेडिट रिस्क फंड्स? वेल, यू सी दीज आर अक्रूअल फंड्स, राइट। तो it is a good time because if you see right now interest rates are at a high right now, so it is a good time to invest, but please remember कि इसमें जो risk है it is much higher than any other debt fund. Now at this point in time जब हम expect कर रहे हैं कि अगले साल से rate cuts होंगे यूएस में, and of course जिसका impact इंडिया में भी होगा, तो उस हिसाब से ड्यूरेशन स्ट्रेटजीज एट दिस पॉइंट ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज इसमें हमें बेसिकली कैपिटल गेन्स होने को मिलेगा। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको डेट में इन्वेस्ट करना ही है और अगर आप रिस्क ले ही सकते हैं, आई विल एक्चुअली सजेस्ट कि टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायनेमिक बॉन्ड फंड एंड द क्रेडिट रिस्क फंड। ओके, ऑलराइट। एक मैं पोर्टफोलियो लेकर आऊँगी आपको पहले से इनके बारे में नहीं हमने बताया है, बस ये लाइव क्वेश्चन है एंड आई रियली वांट टू सी कि वी कुड हेल्प ओजस ऋषि। इनके पोर्टफोलियो में अभी एक मिराई एसेट का मिड कैप फंड है जहाँ पे ये 3,000 का निवेश कर रहे हैं। कैनरा रोबेको के स्मॉल कैप में 3,000 का निवेश है। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी में 3,000 का निवेश है एंड आपका फेवरेट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी 3,000 का निवेश है। 15 साल के हैं और हाँ 15 साल के लिए निवेश करेंगे। इनकी एज जो ओजस हैं उनकी एज है 45। वेल्थ क्रिएशन के नजरिए से कैसे लग रहे हैं आपको 3-3 हजार रुपए का निवेश? यू वांट मी टू रिपीट इस पोर्टफोलियो? नो, आई थिंक इट्स फाइन। आई थिंक इट्स अ गुड पोर्टफोलियो। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ठीक है। मिराई एसेट, कैनरा रोबेको, कोटक इक्विटी, पराग पारिक, ठीक है, 15 साल के लिए ये अच्छा निवेश है। ओके, फाइन, ऑल राइट। तो आज की शो को हम रैप अप करें। मोहित जी का एक सवाल ले लेते हैं, हमारे रेगुलर व्यू है, सो आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट मोहित, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद इन्हें टाइम लाइन में देख रही हूँ। एक्सिस स्मॉल कैप फंड और स्मॉल कैप इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पा रहा है, तो क्या इसे दूसरे फंड में स्विच करूं? एक्सिस स्मॉल कैप को क्या एग्जिट करने का ये राइट टाइम होगा? मोहित पूछ रहे हैं। सी आई मीन टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे को इसका परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। मुझे ऑफ हैंड ऐसे मतलब ध्यान नहीं आ रहा है कि इसका क्या परफॉर्मेंस है, बट दो तीन बात मैं आपको कहूंगी कि देखिए सारे फंड्स में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, राइट। तो एक्चुअली जब हम बात कर रहे थे मैंने अपना ट्रैकर खोला तो मैं देख रही हूँ एक्सिस स्मॉल कैप का जो फंड है, अगेन do not look at point to point returns because you see point to point returns do not give you the clear picture. जब हम किसी भी फंड को एवेल्युएट करते हैं हमें देखना है कि इसका क्या कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है कि नहीं, और अगर हम लॉन्ग टर्म बेसिस पर देख रहे हैं तो सर्टेनली दिस एक्सिस स्मॉल कैप फंड हैज बीटन द बेंचमार्क एंड इट हैज गिवन वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस इन द लॉन्ग टर्म, राइट। So certainly I will say remain invested.
एंड ये फंड्स में हर समय उतार चढ़ाव आता रहता है। अगर मतलब एक साल कम प्रदर्शन रहा तो मतलब जो गुड कंसिस्टेंट फंड्स रहते हैं वो मेकअप कर लेते हैं। तो डोंट गेट perturbed अगर इफ यू आर नॉट सीइंग गुड परफॉर्मेंस इन द लास्ट 1 year, it could be because they don't have a lot of the small cap stocks that have run up may not have passed the due diligence of that the fund manager would have done. ओके, सो मुझे थोड़ा और वक्त दें इसको ज़रूर। हमें पता नहीं आप कितने समय से इसमें निवेश कर रहे थे। अगर आप अपने सवाल को और डिटेल में लिखेंगे हम अगले शो में फिर से टेकअप करेंगे, पर अभी मृण का कहना है कि थोड़ी देर और इसमें बने रहिए। एक सवाल विजेंद्र चौधरी जी का मैं लूँगी क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्यूट क्यूट इमोजीज बना के भेजे हैं, और उनका सवाल है कि SWP के लिए यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप क्या सलाह देंगी? विजेंद्र चौधरी का सवाल। देखिए, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में अभी एक्चुअली ऑन आफ्टर April 1st इट्स नॉट दैट अट्रैक्टिव, बिकॉज पहले क्या होता था कि जो डेट फंड्स थे वो 3 साल के बाद कैपिटल गेन्स का टैक्स लगता था, बट अब तो सब फुली टैक्सेबल है। सो फिर भी मैं कहूंगी कि आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड लीजिए। पहले तो आप उसमें लमसम का 3 साल तक निवेश करके छोड़ दीजिए, and then start the SWP only after that, because the fund has to grow to a particular amount and then only you want to start doing the withdrawal. So मेरा यही मानना रहेगा कि ये अच्छा तरीका रहेगा कि आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड लीजिए, लाइक फॉर एग्जांपल ICICI और HDFC शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, इन्वेस्ट फॉर 3 years and then after that start the SWP. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर योर टाइम टुडे। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, शुक्रिया आपका। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जो लोग लाइव जुड़े थे, अपने सवाल पूछ रहे थे, हमने पूरी कोशिश की सभी के सवालों को ले सकें, लेकिन हाँ कुछ छूट के होंगे ज़रूर, आई एम श्योर। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे वो सवाल भेज दीजिए, या फिर आप नहीं भेजना चाहते तो हम यहाँ से भी पिक करके अपने अगले शो में उसे ज़रूर शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच मनी 9 से जुड़ने के लिए। नमस्कार। Hello, Money 9.